डॉक्टर मोहम्मद सनाउल्लाह यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को खुशामदीद। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कंप्यूटिंग डिसिप्लिन्स के अंदर ये कोर्स पहले सेमेस्टर में नॉर्मली तौर पे पढ़ा दिया जाता है, जैसे कि कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस और भी इस तरीके से जितने भी कंप्यूटिंग कोर्सेज हैं, डिसिप्लिन हैं, उनमें पहले सेमेस्टर में पढ़ा दिया जाता है। जबकि इंजीनियरिंग के अंदर और आपके जो टेक्निकल डिसिप्लिन मजीद हैं, उनके अंदर भी किसी न किसी लेवल पे इसको पढ़ाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स, आज उसका पहला लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहली जो चीज है वो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है कि एक्चुअली प्रोग्रामिंग फंडामेंटल जब हम स्टूडेंट से पूछते हैं कि बेटा ये क्या पढ़ रहे हैं आप, तो जवाब आता है जी सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन। तो ये जवाब एक्चुअली सही जवाब नहीं है। आपको कहना चाहिए हम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल पढ़ रहे हैं और इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम इनमें से जिस भी लैंग्वेज में आप कर रहे हैं वो आप उसका हवाला दे दें कि हम इस लैंग्वेज में इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। क्योंकि इस कोर्स के अंदर हम जो पढ़ते हैं वो प्रोग्रामिंग के जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको इस्तेमाल कर कर हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, हम वो सीखते हैं कि कहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट आएगी, कहाँ पे लूप्स आएंगे, किस जगह पे कंडीशनल स्टेटमेंट ऊपर आएगी, किस जगह पे लूप के अंदर आएगी, कब फंक्शन कॉल आनी है और इसी तरीके से बाकी कंस्ट्रक्ट्स जिनको हमने इस्तेमाल करना है। तो इसमें हम वो देखते हैं बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि नेचुरल लैंग्वेजेस हैं, खा वो इंग्लिश है, खा वो उर्दू है और इटालियन यूरोपियन लैंग्वेज जितनी है, कोई भी चाइनीज है, जितनी भी लैंग्वेज है, हर लैंग्वेज के अंदर आपको पता है कि सब्जेक्ट भी मौजूद होता है, वर्ब भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है। लेकिन इनके लिखने की तरतीब कुछ लैंग्वेज में डिफरेंट हो सकती है। जैसे कि उर्दू कहता है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, देन ऑब्जेक्ट आएगा, देन आपके पास वर्ब आएगा। जबकि इंग्लिश कहती है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। उसकी तरतीब का मैकेनिज्म और है, लेकिन एक्चुअली वो बात वही करना चाहते हैं जो इंग्लिश में लिखें या उर्दू में लिखें, मतलब एक ही है। तो यहाँ पर भी जो लैंग्वेजेस हैं इनके अंदर थोड़ी थोड़ी वेरिएशन जरूर है, लेकिन जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो सेम है। सो इस कोर्स का नाम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल रखा कि आप किसी पे भी इंप्लीमेंट कर लें, एक लैंग्वेज आप सीख जाएंगे, बाकी भी आप आराम से सीख जाएंगे। तो मैं ये मेरा आज का एजेंडा है जो मैं आज डिस्कस करने जाऊंगा। तो सबसे पहली जो चीज है वो हमारे पास इसके बारे में अंडरस्टैंड करना है कि यूजर किस तरीके से कंप्यूटर से कम्युनिकेट करता है। यूजर समझता है कि मैं जो है वो हार्डवेयर से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, एक्चुअली वो कम्युनिकेट कर रहा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। आपके पास 80 ऑफ सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जितने भी सॉफ्टवेयर से आप अपने कंप्यूटर पे इंटरेक्ट करें वो तमाम के तमाम अप्रोक्सीमेटली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जिनसे आप इंटरेक्ट करें। जैसे कि एमएस ऑफिस के अंदर कुछ बड़े इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर्स जिसमें एमएस वर्ड आता है, एक्सेल आता है, एक्सेस आता है, पावर पॉइंट आता है। इस तरीके से आपको एक पेंट का छोटा सा कंपोनेंट मिलता है जिसके अंदर बैठ के आप छोटी मोटी हल्की सी ड्राइंग का काम कर सकते हैं। आपको नोट पैड मिल जाता है, आपको गूगल क्रोम कह लें या इंटरनेट एक्सप्लोरर कह लें, आपको मिलता है। आप इस कंप्यूटर का के जो है कैलकुलेटर का फीचर इस्तेमाल करते हैं, आप कोई गेम्स इस पे प्ले करते हैं। ये तमाम की तमाम और इसके अलावा बाकी भी ये तमाम के तमाम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के डोमेन में आते हैं। ये सॉफ्टवेयर इंटरेक्ट करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर से। इन्हें पता है कि किस तरीके से आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसको हमने हार्डवेयर तक पहुंचाना है। हार्डवेयर मतलब वो कम्युनिकेट करना है। तो वो कम्युनिकेट करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर से जिसके अंदर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वालों का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें विंडोज का नाम दिया हुआ है। उसमें आपके पर्सनल कंप्यूटर के लिए भी उन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए हैं और सर्वर लेवल के भी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए हैं। इसी तरीके से यूनिक्स वालों के भी बनाए हुए हैं। लिनक्स इज अ फ्लेवर ऑफ यूनिक्स। उसके बाद सन का सोलैरिस है और आपके पास हमारे पास एप्पल कंपनी का जो है मैकिन्टॉश है। और भी कंपनीज डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट मकासद के लिए भी बनाती हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कुछ उसकी यूटिलिटीज होती हैं जिनको जो वो भी आपकी सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आती हैं। इसी तरीके से जितनी भी आप हार्डवेयर इस्तेमाल करते हैं उन सबका एक ड्राइवर होता है जिसके जरिए हार्डवेयर से कम्युनिकेशन हो सकती है। क्योंकि ड्राइवर हमें ये बताता है कि हमने किस प्रोटोकॉल में कौन सा मैसेज इस हार्डवेयर को भेजना है और वो उसे हमें किस तरीके से रिप्लाई बैक करेगा। तो ये जो भी इंफॉर्मेशन है कि हार्डवेयर की कैपेबिलिटीज को देखते हुए उससे किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, उसका रिप्लाई रिसीव करना है, ये तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन जो भी है ये डिवाइस ड्राइवर के अंदर इनकॉर्पोरेट होती है। और ये हमें फैसिलिटेट करता है हार्डवेयर से लिंक करने के लिए। खा वो हार्डवेयर आपका हार्ड डिस्क है, खा वो आपका माउस है, कीबोर्ड है, यूएसबी है,
वो आपके पास मॉनिटर है, वो आपके पास स्कैनर है, प्रिंटर है, कोई भी आपकी डिवाइस है, उन सब का डिवाइस ड्राइवर होता है जो इस चीज को इंडोर्स करवा रहा होता है कि आपने इससे कम्युनिकेट किस तरह करना है। और ये उन्हें पता होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर को और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, हमने इसे कमांड किस तरह भेजनी है और वो आगे उसने किस तरह भेजनी है ये उसे पता होता है। कंपाइलर भी आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। देन हार्डवेयर की दो बात होगी, और हार्डवेयर नॉर्मल तौर पे आपको पता है मशीन लैंग्वेज समझता है 0 1 की, और यूजर समझता है आपकी ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। तो इस कम्युनिकेशन को डेवलप करने के लिए बीच में इंटरमीडिएट आपको जो है 2 लेयर्स प्रोवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से हम हार्डवेयर से कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में यही है प्रोग्रामिंग का कि कंप्यूटर से हमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस पास करनी है और कंप्यूटर हमारी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हमारा जो एक्टिविटीज है उसको परफॉर्म करे। तो इसका स्टार्ट जो हुआ वो बहुत ही पुराना है, और इसके काफी अरसे से 300-400 साल पुरानी बात है कि इस पे चार्ल्स बाबेज ने पहला इसका कॉन्सेप्ट दिया कंप्यूटिंग का, उसके बाद इस पे काम होता रहा। तो ये काफी एक लंबी हिस्ट्री है। तो बात जो थी वो यही थी कि कंप्यूटर जो है वो अंडरस्टैंड करेगा 0 1 की लैंग्वेज, और 0 1 की लैंग्वेज हम ह्यूमन तो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। बहरहाल कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करवाने के लिए 0 1 की लैंग्वेज के लिए जो है इस पे बड़ा काम हुआ, और आपको बताता जाऊं कि जो इसका स्टार्टिंग जो काम जिसमें वाकई अचीवमेंट्स भी हुई और मशीन डिजाइन होगी, वो 1880 के जो यूएसए के अंदर मर्दमशुमारी का एक्शन परफॉर्म हुआ था उसके अंदर वहां से ये इसको बूस्ट मिला। क्योंकि वहां पे जब मर्दमशुमारी हुई 1880 के अंदर, तो उसमें जो डाटा आया उसको प्रोसेस करने में 8 साल का टाइम लगा। और हरमन जो थे वो इस टीम को लीड कर रहे थे। उन्होंने देखा कि यार ये तो बहुत ज्यादा डाटा है, और हमारा 1890 के अंदर दोबारा भी इरादा है मर्दमशुमारी का, तो 8 साल अगर इसे लग गए तो 90 के अंदर तो आबादी भी ज्यादा हो गई है। और 90 के अंदर 80 के अंदर उन्होंने 1880 के अंदर वुमेन्स को रिकॉर्ड उसमें वुमेन को मर्दमशुमारी के अंदर ऐड नहीं किया था। 90 के अंदर उनको भी ऐड करना था, तो उन्होंने देखा तो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। तो इसको आंसर करने के लिए हमें कुछ ऐसा मैकेनिज्म डिजाइन कर लेना चाहिए ताकि हम जल्दी आउटपुट दे सकें। और उसको देखते हुए उन्होंने लूम की मशीनों से कुछ कंसेप्ट लिया, और इसी तरीके से रेलवे कंडक्टर्स जो है उनको देखा कि रेलवे कंडक्टर जो है वो ट्रेन की जो टिकट्स होती हैं उनके ऊपर डिफरेंट जगहों पे पंच करते हैं। लाइक वो पंच कर रहे हैं एज के सेक्टर के ऊपर कि ये आदमी किस एज ग्रुप से बिलोंग करता है, उसके जेंडर के ऊपर ये मेल है फीमेल है, इसकी सोर्स लोकेशन कौन सी है, इसकी डेस्टिनेशन लोकेशन कौन सी है। और जब पैसेंजर आपके रेलवे बूथ रेलवे का जो प्लेटफॉर्म है उससे अपनी ट्रेन सफर मुकम्मल करके जब उतरता है जा रहा होता है, तो उसके एग्जिट पाथ के ऊपर एग्जिट गेट के ऊपर उससे वो कोपन वापस ले लिया जाता है। और अल्टीमेटली वो एज कोपन जो हैं वो आपके एज अ प्राइमरी डाटा का काम करते हैं, और जिससे ये अंदाजा लगा लिया जाता है कि कितने किस जेंडर के लोगों ने किस एज ग्रुप में कितने लोग किस सोर्स से कितनी किस डेस्टिनेशन तक फ्रीक्वेंटली सफर कर रहे हैं, और उससे वो अपनी जो ट्रेन की फ्रीक्वेंसी है और कितनी ट्रेन ट्रैक्स हमें चाहिए वो उसका अंदाजा बड़े इजीली लगा लेते थे। वहां से इन्होंने कहा कि इस प्रोसेस को किस तरीके से ऑटोमेट किया जाए। और ये अगर आप राइट कॉर्नर के ऊपर देखेंगे एक मशीन बनी हुई है, ये मशीन उन्होंने डिजाइन की थी सेंसस के लिए, जो 1890 के अंदर जो सेंसस डाटा आया उसके लिए। और इस मशीन की मदद से उन्होंने वो जो सारा काम था वो 2.5 साल के अंदर 2.5 ईयर के अंदर ही कंप्लीट कर लिया। ऑल तो ये बड़ी अचीवमेंट थी, टाइम तो बहुत ज्यादा है, लेकिन आप अगर देखें कि पिछला 8 साल लगे और इस पे 2.5 साल लगे तो ये बड़ी अचीवमेंट थी। वहां से इस चीज को मजीद बूस्ट मिला, और हरमन ने इस पे मजीद काम करना शुरू कर दिया, और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ डिफरेंट तरीके से अपनी मशीन को मजीद इंप्रूव करते गए। 1924 के अंदर उन्होंने अपनी कंपनी का नाम आई इंटरनेशनल बिजनेस मशीन आईबीएम के नाम से मुतारिफ करा दिया, जो वही आईबीएम जो कि आज आप जानते हैं जिसके कंप्यूटर बहुत पॉपुलर है। तो जिन्होंने जो ये तरीकाकार पंच कार्ड का जो इंट्रोड्यूस करवाया अपनी मशीन्स के लिए कि इस पे आप पंच कार्ड की सूरत में अपना डाटा दें, हम उसे प्रोसेस करके आपको आउटपुट देंगे, मशीन उसको रीड करेगा, अंडरस्टैंड करेगा और आउटपुट प्रोवाइड करेगा। उस टाइम जो मशहूर लैंग्वेजेस थी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके अंदर आपके पास कबोल थी, फोर्ट्रॉन थी, असेंबली थी। इनके कोड ना एक
कोडिंग फॉर्म होता था उसके अंदर लिख दिए जाते थे। और वो कोड्स जो हैं बाद में EBCD एक कोडिंग स्कीम थी, जिस तरीके से आप ASCII कोडिंग स्कीम भी पढ़ेंगे अभी कुछ अरसे में, वो कोडिंग स्कीम थी जो इसे बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर देती थी। वो उसको बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता था। बाइनरी कोड में कन्वर्ट करने के बाद पंच कार्ड होता था, ये लास्ट जो पंच कार्ड जो बिल्कुल स्टैंडर्डाइज हो गया एंड पे आके, इसके अंदर टोटल 80 कॉलम थे और 12 रोज थी। 12 रोज में से 2 रोज तो चली गई थी सिस्टम की स्पेशल एक्टिविटीज के लिए, और 10 रोज डाटे के मकसद के लिए, और 18 कॉलम्स डाटे के लिए थे। तो उनके ऊपर ये जहां जहां आपको वन रिक्वायर्ड था वहां पे वो पंच कर देता था। और एक कार्ड जो है वो एक लाइन ऑफ कोड के लिए था। अगर आपके प्रोग्राम की 50 लाइंस हैं तो 50 कार्ड लगते थे, और इनको एक तरतीब में रखना जरूरी था। अगर तरतीब आगे पीछे हो जाती थी तो वो कोड का वो मकसद फेल हो जाता था और रिप्लाईज आपको गलत आना शुरू करते। तो इनको बड़ा केयरफुली इस पूरे जो स्टैक था इसको मेंटेन करना होता था, और बड़ी ही तरतीब से मशीन को इनपुट करनी होती थी। जैसे कि आप ये पंच कार्ड का ये स्टाइल आप देख रहे हैं, यहाँ पे गिवन है और मिडल में, और ये जो मशीन है जो IBM ने डिजाइन की वो आपको ये बॉटम में नजर आ रही है। यहाँ पे एक ऑपरेटर है, और ये वो स्टैक ऑफ कार्ड्स है जो इसके पास मौजूद है, जो इसने कंपाइल करना है, और यहाँ पे ये एक एक करके इसको पास कर रहा है और मशीन उसको एग्जीक्यूट कर रही है और आपको रिजल्ट एंड द एंड देती है। हमारे प्रोफेसर जिन्होंने 80s के टाइम के अंदर अपनी PhD की, तो वो बताते थे कि हम भी अपना जो कोड है वो पंच कार्ड के ऊपर पंच करके ऑपरेटर को देते थे। ऑपरेटर हमें उस पर नंबर लगा देता था और कहता था कि आप 3 साल बाद, सॉरी 3 दिन के बाद आइएगा, तो मैं आपको उसकी जो आउटपुट है वो आपको दे दूंगा। और अगर गलती से कहीं पे कोई पॉइंट की भी गलती हो जाएगी, मतलब आपने 2.5 लिखना था और आप गलती से पॉइंट लगाना भूल गए हैं, या आपने पहले लगा दी है, कोई भी आपने गलती कर दी है, तो आपको जो आउटपुट है 3 दिन के बाद मिलती थी, और आपको पता लगता था ओह यहाँ पे गलती होगी। सो आप उसे दोबारा रिवाइज करते थे अपने कोड को, स्पेशली बिल्कुल अगर एक ही लाइन की गलती है तो उस लाइन के क्रॉसपॉन्डिंग जो कार्ड था उसको सेट करते थे, और दोबारा अपना वो पूरा कोड सबमिट कराते थे। ऑपरेटर फिर आपको टाइम देता था, मशीन के ऊपर एग्जीक्यूट होता था, आपको फिर 3 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, डिपेंड्स अपॉन द लोड, एंड वो आपको आउटपुट देता था। तो ये बड़ा एक हेक्टिक प्रोसेस था, इससे लोग बड़े फेडअप हो गए, मजीद भी बेहतरी चाहते हैं। हर इंसान तो कोशिश में यही है कि खूब से या खूब तर कहाँ। तो वहां से कॉन्सेप्ट आया कि कोई ना कोई ऐसी लैंग्वेज डिजाइन कर ली जाए जो जो ये कोड है हमारा, इसको खुद मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे, और मशीन उसको खुद ब खुद कंपाइल कर दे, सॉरी कंपाइल का लफ्ज निकला, रन कर दे। तो मशीन उसको खुद ब खुद रन कर दे, तो ऐसा कोई मैकेनिज्म डिजाइन कर लिया जाए। तो इस चीज को देखते हुए जो असेंबली लैंग्वेज है उसके बारे में सोचा गया, यार असेंबली लैंग्वेज हम एक ऐसी लैंग्वेज बनाते हैं जो मशीन के बहुत करीब होगी। कुछ चीजें होंगी जो हमें इसे बतानी होंगी, और कुछ चीजें जो है वो खुद ब खुद कोड हमारा इंटरप्रेट करके कन्वर्ट कर दे। क्योंकि जैसे कि अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 101 एक बाइनरी कोड है, तो 5 का ये कोड है। वो कहते हैं कि जब 5 देखे तो उसकी जगह पे 101 लिख दे। इस तरह का इवनरी का ये तो बड़ा आसान है, इसमें हम डिक्शनरी बना देते हैं। बस यहाँ लफ्ज आपके उस टाइम कीवर्ड वर्ड्स भी बहुत थोड़े थे, तो आप एक साइड पे वर्ड लिखते जाएं, जो भी मामला आते हैं दूसरी साइड पे कोड लिखते जाएं, तो आराम से डिक्शनरी को हमारा प्रोग्राम देके कन्वर्ट कर देगा। फिर चैलेंज आया, क्योंकि ग्रामर के अंदर तो आपको पता है रूल्स होते हैं, तो उस रूल्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो है वो फिर मामला इसके अंदर मजीद बढ़ा कि हम इसके अंदर अब ग्रामर ऐड किस तरह करें। फिर उस पर वर्क हुआ, ग्रामर ऐड की गई, उसके बाकी तमाम रूल्स रेगुलेशंस ऐड कर दिए गए, तो वो पूरे का पूरा एक पैकेज डिजाइन हो गया। अब वो पैकेज क्या करता था कि असेंबली लैंग्वेज के कोड को लेता था और उसे मशीन लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट कर देता था, और उस पैकेज को नाम दे दिया गया असेंबलर का। तो असेंबलर क्या हुआ, असेंबलर असेंबली लैंग्वेज कोड को मशीन लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट करता है। उसके बाद भी काफी सारी लैंग्वेजेस बन रही थी, और उनके अंदर भी इसी तरीके से एक ट्रांसलेशन का जो मैकेनिज्म है उसको अडॉप्ट करना था। अब सोचा गया को कि जेनेरिक नाम दिया जाए। अब ये तो नहीं हो सकता कि सी वाले को हम दे दें सीसर, फोल्ट्रान वाले को फोल्ट्रानर, पाइथन वाले को पाइथनर, तो ये लफ्ज तो ठीक नहीं है, कुछ स्टैंडर्डाइज मामला किए जाए। उन्होंने कहा ट्रांसलेशन के मैकेनिज्म 2 तरीकों से परफॉर्म हो सकते हैं। पहला तरीका एक ये कि आप पूरी बात कर लें और हम उसको एट वंस आखिरी पूरी बात आपकी सुनने के बाद एक ही दफा उस बात को कन्वर्ट कर दें। और दूसरा तरीका कार क्या है कि लाइन बाय लाइन कन्वर्जन की जाए। तो इस बात पे एग्री हो गए, जो पूरी एक ही दफा पूरा पढ़ने के बाद कन्वर्ट करता था उसको कंपाइलर कह दिया गया, जो लाइन बाय लाइन कन्वर्जन करता है उसको इंटरप्रेटर कह दिया गया। तो आपके पास जो ये C++, फोर्ट्रॉन, स्विफ्ट कुछ लैंग्वेजेस हैं, ये लैंग्वेज कंपाइलर इस्तेमाल करती थी,
पाइथन, जावास्क्रिप्ट, रूबी, पीएचपी, पर्ल, बेसिक्स, ये जीडब्ल्यू बेसिक एक बड़ी पॉपुलर सी लैंग्वेज थी, हमारे स्कूल्स के अंदर भी टाइम में बहुत ज्यादा पढ़ाई जाती थी। तो इस लैंग्वेज को डील कर लिया इंटरप्रेटर ने। अब जावा के बारे में थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट ये आता है कि ये इंटरप्रेटर इस्तेमाल करती है, नहीं, जावा एक्चुअली दो स्टेप्स के अंदर अपनी प्रोसेसिंग करती है मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए। पहले स्टेप में वो क्या करता है कि जो कंपाइलर है उसको उस स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल करता है और जावा का कोड कन्वर्ट हो जाता है बाइट कोड के अंदर। और दूसरे फेज के अंदर जब आपने इसको रन करना होता है तो जिस भी मशीन पे आपको रन करना है वहां पे एक स्पेशल मशीन रिक्वायर्ड है जिसको जेवीएम कहते हैं। अगर वो आपके सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं होती तो आपको सिस्टम खुद कह देता है कि भाई इस पे जेवीएम इंस्टॉल नहीं है, क्या मैं इंस्टॉल कर दूं? आप ओके करते हैं तो जेवीएम इंस्टॉल हो जाती है। अब जेवीएम आप जब भी वो जावा के कोड को कहते हैं रन करे, वो देखता है जेवीएम कहाँ पे है, वो जेवीएम को अपनी फाइल देता है, वो लाइन बाय लाइन इसका कोड लेती है और उसको इंटरप्रेटर के जरिए, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन, इंटरप्रेटर जो है उसे लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता जाता है और वो मशीन उसको फिर एग्जीक्यूट करती रहती है साथ साथ। तो ये तो हुई बात असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर की। अब लैंग्वेजेस को ना दो ब्रॉडर कैटेगरी के अंदर हम डिवाइड करते हैं, एक को हम कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज, एक को कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो मशीन लैंग्वेज के बहुत ज्यादा करीब होती हैं, और हाई लेवल लैंग्वेज वो होती है जो ह्यूमन के किसी हद तक करीब होती हैं। इसकी एग्जांपल मैं छोटी सी एक अक्सर देता होता हूँ कि अगर आपके घर में एक मुलाजिम आया है ताजा ताजा, आपने किसी रिलेटिव को कहा था कि मुझे घर के काम के लिए कोई बच्चा मुलाजिम चाहिए तो वो ला दें, तो वो ले आए हैं उनको, और इस टाइम घर में और कोई मौजूद नहीं, आप हैं, वो गेस्ट है और वो एक मुलाजिम है। तो आप कहते हैं कि बेटे ये अंदर जाओ, आपके सीधे हाथ के ऊपर आगे किचन आएगा, उसके अंदर चले जाएं और वो सामने कबर्ड होगी, उसके अंदर गिलास पड़ा है, उसमें से दो गिलास निकालें, उसके अंदर फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक पड़ा है वो इसमें डालें, वहां सामने एक ट्रे पड़ी होगी, उस ट्रे के अंदर इन ग्लासेस को रखें और लेके आ जाएं। आपने ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शन बड़ी क्लियरली एक्सप्लिसिटली उसको बता दी कि कौन सी चीज कहां पे है, किस टाइप की है, इस पे कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है। तो ये जो मामला हैं ये होते हैं मशीन, आप बिल्कुल मशीन लो लेवल पे आ गए। तो ये लो लेवल लैंग्वेजेस कहलाती हैं। जबकि हाई लेवल लैंग्वेज में अब वही मुलाजिम आपके पास 4 से 5 साल हो गए हैं, वो आपके घर का फर्द बन चुका है और वो आपकी तमाम बातों को अंडरस्टैंड करता है, आपके तमाम मेहमानों को भी जानता है, रिश्तेदारों को भी जानता है। अब आपके घर में एक गेस्ट आता है और उसको पता है कि ये गेस्ट तो पहले भी कई दफा आया हुआ है, तो आप अपने मुलाजिम को सिर्फ ये कहते हैं कि बेटा इनके लिए कुछ ले आओ। वहां पे आपको ये बताने की जरूरत नहीं होती इनके लिए चाय लेके आने, खाना लेके आनी है, कोल्ड ड्रिंक लेके आने, आप कहते हैं जस्ट बेटा इनके लिए कुछ ले आए। उसको पता है कि ये क्या पसंद करते हैं, वो जाता है अंदर से और वो चीज लेके आके आपको सर्व करता था। यहाँ पे आपको कोई डिटेल्स बताने की जरूरत नहीं पड़ी। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस के मामला भी कुछ ऐसे हैं, यहाँ पे बहुत कम इंस्ट्रक्शंस देने पड़ती हैं आपको और आपका बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता है। जबकि मशीन लैंग्वेज के अंदर आपको उस छोटे ऑब्जेक्टिव के लिए भी बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शंस देने पड़ती हैं। जो असेंबली लैंग्वेज है ये हमारी मशीन लैंग्वेज के बिल्कुल करीब होती है और इसकी वजह भी यही है, यहाँ पे हम बिल्कुल लो लेवल पे आके बता रहे होते हैं कि फलां सीपीयू के फलां रजिस्टर के ऊपर जाओ, ये वैल्यू रखो, इस रजिस्टर पे जाके ये वैल्यू रखो और इन दो रजिस्टर की वैल्यू को इस तरीके से ऐड करके इसका रिजल्ट यहाँ पे स्टोर करो। इट्स अ लॉट ऑफ डिटेल्स। जबकि यही काम हम सी प्लस प्लस में या जावा में या पाइथन में जस्ट एक सिंगल लाइन के जरिए आराम से परफॉर्म कर लेते हैं, हमें कोई डिटेल देने की जरूरत नहीं पड़ती। अब हमारे पास दो लैंग्वेजेस बड़ी कॉमनली आ रही हैं, एक सी और एक सी प्लस प्लस। अक्सर क्वेश्चन आता है कि सी के बारे में आप ये बताएं कि ये किस टाइप की लैंग्वेज है, लो लेवल है या हाई लेवल है। तो सी को हम इंटरमीडिएट लेवल की कैटेगरी में एक्चुअली डालते हैं। वैसे अगर इंटरमीडिएट निकाल दें तो फिर इसे हाई लेवल में ले जाएंगे, लेकिन एक्चुअली ये इंटरमीडिएट लेवल की लैंग्वेज है जिसके अंदर किसी लेवल की तो हमें डिटेल्स बताने पड़ती हैं, जैसे कि जो डाटा तुम्हारे पास आ रहा है ये इंटीजर टाइप का है, ये फ्लोट टाइप का है, यहाँ पे आपने फला फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, इसे एक कुछ चीजें हमें बताने पड़ती हैं। लेकिन कुछ चीजें ये खुद भी अंडरस्टैंड कर लेता है, तो इसलिए इसको इंटरमीडिएट लेवल की कैटेगरी में रखा हुआ है। अदरवाइज अगर हमारे पास सिर्फ दो ही कैटेगरी हो तो फिर इसे हाई लेवल की कैटेगरी में रखते हैं। अब आती है हिस्ट्री की बात कि सी, क्योंकि हम आपको पता है अपना जो भी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल कोर्स है इसको सी प्लस प्लस के सिंटैक्स के जरिए इंप्लीमेंट करने जाएंगे। तो सबसे पहले तो इसकी हिस्ट्री है वो आपको पता होनी चाहिए। तो उस हिस्ट्री की डिटेल कुछ इस तरीके से कि AT&T लैब जो है, बेल लैब, ये बहुत ज्यादा काम कर रही थी कंप्यूटिंग के ऊपर और इन सारे मामला को देख रही थी, बड़ा दिलचस्पी से काम कर रहे थे। इन्होंने कई लैंग्वेजेस पहले भी बनाई जिनमें से BCPL थी। BCPL बड़ी पॉपुलर हुई अपने टाइम के अंदर।
और नॉर्मल तौर पे ये ऑपरेटिंग सिस्टम, छोटे टीनी लेवल के ऑपरेटिंग सिस्टम, जिससे कस्टमाइज ऑपरेटिंग सिस्टम आप कह सकते हैं, उनको बनाने के लिए या किसी लेवल के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए इस्तेमाल हो रही थी। और वहां से इसके फीचर्स को इन्हांस करके एक और लैंग्वेज जो है, और कुछ फीचर्स कम करके और बाकी फीचर इसमें एक्स्ट्रा डाल के एक और लैंग्वेज बनाएगी, जिसे बी लैंग्वेज का नाम दिया जाता है। कुछ टाइम के बाद ये फील किया गया कि जो फीचर स्टेप डाउन किए हैं उनकी भी हमें जरूरत है, जो नए ऐड किए हैं इसके अलावा भी कुछ नए एडिशन की भी फीचर्स की जरूरत है। तो इस सोच के साथ लेट 1960s के अंदर एक और लैंग्वेज के ऊपर काम किया गया, और वो काम जो है वो BAT&T बेल लैब के अंदर हुआ। डेनिश रिचर्ड इसके जो है वो लीड कर रहे थे इसको। तो 1972 के अंदर जो नई लैंग्वेज डिजाइन हुई वो सी लैंग्वेज हुई। सी लैंग्वेज की बहुत ज्यादा पावर थी, इंतहाई पावरफुल लैंग्वेज, हत्ता कि इतनी पावरफुल कि इसका कंपाइलर भी इसी की अपनी लैंग्वेज के अंदर ही डिजाइन हुआ हुआ है। और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका इतना बड़ा नाम है, वो भी आपका AT&T बेल लैब के अंदर ही डिजाइन हुआ है और सी लैंग्वेज के अंदर ही डिजाइन किया गया। तो सी इंतहाई रिसोर्सफुल लैंग्वेज, इसकी पावर का अंदाजा इस तरह लिखे लगे कि ये क्योंकि एक्सेस देती है पॉइंटर की, और पॉइंटर्स एक हमारे पास स्पेशल टाइप है जो आगे आप पढ़ेंगे भी सही, वो हम मेमोरी के अंदर चले जाते हैं और मेमोरी से हम किसी भी लोकेशन की तरफ मूव कर सकते हैं। और यहाँ से हमें क्योंकि इंटरप्ट्स के ऊपर भी कंट्रोल देती है, तो हम जो है किसी भी डिवाइस को ऑफ कर सकते हैं, चलती हुई डिवाइस को, और कोई भी एक्टिविटी हम चाहें तो परफॉर्म कर सकते हैं। तो इट्स क्वाइट रिच लैंग्वेज, और इसकी अल्टीमेट रिचनेस जो है यही इसकी वो लिमिटेशन बनी आगे। तो खैर सी लैंग्वेज बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई, हर जगह पे इसका जिक्र होना शुरू हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें बनने शुरू हो गए, डिवाइस ड्राइवर आपके तमाम इसमें बनना शुरू हो गए। तो उसके बाद जब बनी तो हर एक ने इसके अंदर कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस करना भी, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स ने अपनी टीमें बैठा के इसमें मॉडिफिकेशन करना शुरू कर दी कि भाई ये फीचर इसके हो गए, ये फीचर उसके हो गए। स्टैनफोर्ड ने अपने फीचर इसमें ऐड कर दिए, ऑक्सफोर्ड ने अपने ऐड कर दिए, वो सी ऑफ ऑक्सफोर्ड, सी ऑफ स्टैनफोर्ड। तो इस तरीके से ये कम्प्लेक्सिटी, एम्बिग्यूटी का रुझान पैदा हो गया कि भाई सी असल सी कौन सी है। तो फिर एक अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है आंस, इसने 1989 के अंदर जो है सी की जो स्टैंडर्डाइज वर्जन है आंसी सी के नाम से उसको इंट्रोड्यूस कराया। और फिर लेटर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ISO का आपने बहुत अच्छा तरीके से नाम सुना हुआ है, उसने 90 के अंदर इसको जो है सी को एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज के तौर पे रिप्रेजेंट किया कि इन कंपोनेंट्स के साथ ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, और उसे C90 का नाम दिया गया। सी पॉपुलर चलती रही बहुत ज्यादा, और उसी दौरान आपके पास कॉन्सेप्ट आ गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। तो अब सोचा गया कि सी लैंग्वेज के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को भी इंटीग्रेट किया जाए, क्योंकि ये आज की डिमांड है। और वाकई इसका बड़ा फायदा है, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर सिस्टम आप लिखने पड़ते हैं तो फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अलावा हमारा गुजारा नहीं है। तो इस सोच के तहत जो है अब फिर दोबारा 1979 के अंदर दोबारा सी के ऊपर काम शुरू किया गया कि इसमें इसे एक्सटेंड करें, जो नई चीजें इसमें रिक्वायर्ड है वो भी इसमें डालें, सी जितना है वो तमाम के तमाम भी इसमें आ जाए सी लैंग्वेज, प्लस इसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के भी तमाम कॉन्सेप्ट इंटीग्रेट हो जाए। इस सोच के साथ 1979 में इस पे काम शुरू किया गया, और उस टाइम हमने जो टीम थी उसने काम जो है सी विद क्लासेस इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं या सी विद ऑब्जेक्ट्स बनाने जा रहे हैं। तो 1983 के अंदर इस चीज के ऊपर एग्री हुआ कि हम जब जो नई लैंग्वेज आ रही है इसको C++ का नाम देंगे। तो C++ डिजाइन होगी। फिर कुछ अरसे के बाद आपको पता है वेब का दौर आया, WWW का। उससे पहले तो क्योंकि WWW नहीं थी, तो ये मामला चले, जब वेब की रिक्वायरमेंट आई तो हर बंदे का दिल किया कि अब हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो वेब के डेवलपमेंट के लिए भी काम करे और उसके अंदर किया जाए। तो सन कंपनी ने इसके बारे में सोचा, उन्होंने सी को आगे एक्सटेंड करने के बारे में सोचा कि सी को जो है ना हम वेब के साथ भी लिंक करते हैं सी को एक्सटेंड करके। तो उन्होंने फिर जो है वहां से एक नई लैंग्वेज बनाई जो कि जावा के नाम से आपको पता है मशहूर, और जावा बहुत पॉपुलर हुई लेट नाइन ये अर्ली 1990s कह लें। उसके अंदर ये लैंग्वेज बनाई गई जावा, और उसके बाद वेब के लिए पर्टिकुलरली जो लैंग्वेज बनाई गई उसको जावा स्क्रिप्ट का नाम दे दिया गया। ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ये इसको वहीं एज अ स्क्रिप्ट लैंग्वेज के कैटेगरी के अंदर आती है, तो वहां पे इसको इंट्रोड्यूस करा दिया गया। तो ये जावा का भी हमारा इंट्रोडक्शन आ गया इस तरह की कि सी कहाँ से बनी, और फिर देन C++ और फिर जावा।
तो अब मैं ये आपको रिकमेंडेड बुक्स के बारे में बता रहा हूँ कि ये कुछ बुक्स हैं जो आपके सामने हैं। जिसमें पहली बुक है, ये बुक दोनों कंपोनेंट्स के ऊपर मुश्तमिल है, जिसके अंदर आपके पास प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का भी तमाम मटेरियल मौजूद है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कोर्स जो कि आपने आगे पढ़ना है उसका भी इसमें तमाम मटेरियल मौजूद है। तो अगर आप एक ये बुक भी परचेज कर रहे हैं तो भी आपके लिए माशाल्लाह ये सफिशिएंट हो जाएगी दोनों सेमेस्टर्स के लिए। और अगर आपने रेफरल मटेरियल के तौर पे खुद पढ़ना हो तो ये डेनिस रिचर्ड की जो बुक है ये आप पढ़ सकते हैं। ये नेट के ऊपर फ्रीली अवेलेबल है, पीडीएफ की फॉर्मेट में आप इसे भी पढ़ सकते हैं। और बाकी ये कुछ मैंने ऑनलाइन लिंक भी दिया है, यहाँ से भी आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो शुक्रिया आपने मुझे सुना इतनी देर। आपके कमेंट्स का मैं इंतजार करूंगा। जो आपके कमेंट्स हैं काइंडली वो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। होपफुली मैं डेली बेसिस के ऊपर उन तमाम कमेंट्स को देखूंगा और आपको पॉजिटिव और सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई भी वहीं पे कमेंट्स में मिल जाएगा। मोहम्मद सनाउल्लाह चैनल के ऊपर आपका थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा, और ताकि आपको जितनी भी नोटिफिकेशन है वो मिलती जाए। मेरी कोशिश होगी मैं हर हफ्ते जो है 2 से 3 वीडियोस इसकी अपलोड कर दूं, ताकि जल्दी ही जल्दी ये तमाम वीडियोस आ जाएं और आप को इसका जो बेनिफिट है वो जल्दी मिले। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।